एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। ट्रंप टैरिफ के बाद दुनिया की मईशत हिल गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। 2 रोज में अमेरिका की स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर्स डूब गए। नई माशी मुश्किल से छुटकारा आखिर कैसे मुमकिन होगा, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा आजम सवाती ने तहलका मचा दिया। बानी पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात की कोशिशों के इंकशाफ ने पार्टी हिलाकर रख दी। आर्मी चीफ से मुज़ाकरात बानी पीटीआई की ख्वाहिश करार। इस्लामाबाद जलसा रुकवाने वाले किरदारों के नाम भी सामने आ गए। पसे पर्दा कहानियों से मुतल्लिक अहम इंकशाफात डिस्कस करेंगे आज के शो में। और पीटीआई कई ग्रुप्स में तकसीम। गंडापुर के आतिफ खान, शहराम तरक्की और असद कैसर पर संगीन इल्जामात। अमरीकी डॉक्टर्स और ताजरों का ग्रुप भी मैदान में। बानी पीटीआई और ताकतवर शख्सियत से मुलाकात की खबरें। पंजाब में हमाद अजहर इस्तीफा दे गए। आजम सवाती, गंडापुर, शेख वक्कास अकरम समेत कई लीडरों ने पीटीआई के यूट्यूबर से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। क्या पीटीआई बतौर जमात अब यूट्यूबर्स की गाइडलाइन पर चलेगी? इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उस खबर पर जिसने दुनिया में एक भौचाल जो है वो खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो क्रैश कर गई। हर जगह से जो है वो रिएक्शन आया। चाइना जैसी कंट्री ने भी उस पर जवाब दिया और सख्त जवाब दिया और 34% जवाबन टैरिफ तमाम यूएस गुड्स पर लगा दिया। इसको जो माहिरीन हैं वो ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर कह रहे हैं। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन डीसी से। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अनवर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अनवर साहब हमारे साथ हैं? आई थिंक अनवर साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई। हम कोशिश करेंगे कि अनवर साहब को वापस से जो है वो लाइन पर ले। क्लासर साहब, जो टैरिफ लगाया है उसने तो दुनिया को जो है वो हिला कर रख दिया है और ट्रंप जो है जो उन्होंने बातें की थी उसको वो एक एक करके बहुत जल्दबाजी में पूरा कर रहे हैं। अभी बल्कि ट्रंप का मैं देख रहा था, उनका ट्वीट आया हुआ है, वो तो इस बात पर बड़ा खुश हैं, बल्कि अपने वो शहरियों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि जो मैंने आपको कहा था ना, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसका सफ़र शुरू हो गया है। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में चीखें निकल रही हैं और ये लोग जो बैठे थे अमेरिका का अब्यूज़ कर रहे थे हमारी जनरॉसिटी का, और हमने उन पर टैक्सेस नहीं लगाए हुए थे, तो लिहाजा अब उनको पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पे हमारी इकॉनमी में बिलियंस जो या डॉलर्स वगैरह जो है ना आना शुरू हो गए, क्योंकि ड्यूटी जब आप उसको रेज करते हैं तो जो भी पोर्ट पे या वट एवर जो भी उनके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमेरिकन गुड्स क्लियरेंस हो रही है तो अब आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। सो वो उसकी वो साइड देख रहे हैं, बिकॉज बेसिकली इज ए बिजनेस। डेली की बुनियाद पर बिजनेसमैन जो है वो शाम को देखते हैं कि मेरे इसमें ये खाते में या मेरे बैंक अकाउंट में, या हम तो गला कहते थे इसमें दुकानों पर जो रखा जाता था गला कहते थे उसको, गले में कितने पैसे हैं। तो उन्होंने उसी तरीके से उनको पूरी कौम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा आप ये देख लें आज इतने ये पैसे डॉलर जो है ना, क्योंकि मैंने ड्यूटी बढ़ाई है तो आप लोग जो खरीद रहे हैं तो वो उनको देने पड़ रहे हैं, तो ये आपके सारी चीज़ें आ रही हैं। और महंगाई भी उन्होंने कहा दावा किया, जैसे हुकूमत पाकिस्तान ने दावा किया ना, इन्होंने कहा कल परसों से मुबारकबाद दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और सारी जनाब 1.5 के पता नहीं 2% उसकी शरह जो है ना उसकी महंगाई बढ़ने की, तो वो उस पर मतलब पाकिस्तानी तारीख में वो कहते इतनी कभी नहीं हुई। अभी उसी तरीके से वो है जो ट्रंप साहब ने मुबारकबाद दे दी है। उन्होंने कहा जनाब की महंगाई जो है ना वो हमने बिल्कुल वो कर दी है, हमने ख़त्म कर दिया या कम कर दिया, और कोई प्राइसेस जो है ना वो कोई यहाँ पर नहीं बढ़ रही। सो उन्होंने तो अपने ताई वो दिन रात लगे हुए हैं। अब इसका पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट हो रहा है तो वो कहते हैं हमारा कोई कंसर्न नहीं है, टू हेल्प विद एवरीवन, अपना मफाद देखो। वो क्या मतलब शुक्र वाला हिसाब हो चुका है कि हर कोई अपना अपना हिसाब देगा, हम अपना देंगे आप अपना दें। तो उन्होंने कहा वाई शुड वी बॉदर अबाउट पाकिस्तान में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ। वैसे एक चीज़ की दाद दें, इससे पहले मेरा अनवर साहब साथ है हमारे, उन्होंने इस दफा मुसावात से काम लिया, बराबरी है, किसी को उन्होंने दोस्त दुश्मन को छोड़ा नहीं है। ये नहीं किया कि इन 4 को छोड़ देते हैं तो 6 को कर देते हैं। तो उन्होंने बड़े बड़े स्टेप्स लिए, मेरा ख्याल है उन्होंने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है, सिर्फ एक के साथ नहीं किया। लिहाजा कोई ये नहीं कह सकता हमारे साथ आपने ज्यादती कर ली है तो वो देखेंगे उन 2 को आपने कुछ नहीं किया, वो वाला काम नहीं है मेरा ख्याल। बिल्कुल। और अनवर इकबाल साहब से हम कुछ मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वालेकुम अस्सलाम। बीबी आज तो आपकी लाइन ही खराब है, बार बार कट रही है। अच्छा जी, हम
कोशिश करेंगे कि अब जो है वो लाइन ड्रॉप ना हो। अनवर साहब, दुनिया के हालात भी काफ़ी ख़राब हैं। ट्रंप के आने के बाद जो है वो एक भूचाल सा जो है वो आ गया है दुनिया भर में, और अब तो जो उन्होंने टैरिफ लगा दिए, इसको तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर का आगाज़ हो सकता है। अमरीकी आवाम भी इसको किस तरह से ले रही है, थोड़ा ये भी बताइएगा, और जाहिर है ट्रंप की इस पॉलिसी को भी आप कैसा देख रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। देखिए, जहाँ तक अमरीकी अवाम का ताल्लुक है, सख्त कन्फ्यूज है। जो कुछ लोग परेशान हैं, जो उनके मुखालिफ हैं, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था कि इनके ये जो इक़दाम कर रहे हैं इनकी यही नतीजे होंगे जो सामने आ रहे हैं। अब तो उनके हामी भी थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं, इसलिए कि आपने देखा खुद सदर ट्रंप ने इस पे रिएक्ट किया और उन्होंने बयान किया कि स्टूपिड जो रिएक्शन है दुनिया में उसकी वजह से ये हो रहा है, मेरे इक़दाम की वजह से नहीं हो रहा, उनको इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर ये तो कोई बात नहीं है। तो इस वक्त यही बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि जो बहरान है, अनलेस इनका असल में इनका ये था, इनको तवक्को ये थी कि चाइना है या दूसरे ममालिक है, अगर हम टैरिफ लगाएंगे तो वो फौरी तौर पर फिर हमसे नेगोशिएशन शुरू करेंगे, हमारी बात मानेंगे और बीच का कोई रास्ता निकल आ जाएगा। ये तो उनको पता था कि इतना ज्यादा टैरिफ नहीं देंगे, लेकिन बीच का रास्ता निकल आ जाएगा। उन्हें ये तवक्को नहीं थी कि जवाबन वो भी टैरिफ लगा देंगे और वो मुकाबले में आ जाएंगे। अब वो मुकाबले में खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से इनको परेशानी हो गई है और सरदस्त ये जो बहरान है ये टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अनवर साहब, थोड़ा सा और ये इस पर भी बताएगा कि अमरीकी आवाम ओवरऑल तो इसको नेगेटिव ले रही है। ये भी कहा जा रहा था, उन्होंने जिस किस्म की स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा सब्र करें, हौसला करें, बल्कि उन्होंने कहा घबराना नहीं है। ट्रंप ने भी जो है वो अपनी आवाम को ये बोला है, कुछ ठीक करने के लिए उन्होंने कहा दवा जो है वो लेनी पड़ती है। उनकी पॉपुलैरिटी में कहा जा रहा है कि तकरीबन 4% जो है वो कमी देखी गई है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखें असल में क्या सारी जो गेम है वो इस बात पे ना वो ये कहते हैं और एक हद तक दुरुस्त भी कहते हैं कि अमेरिका का जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको दुरुस्त करना है कि अमेरिका से लोग जब खरीदते हैं तो वो उस पर ज्यादा टैरिफ लगा देते हैं और अमेरिकी माल महंगा बिकता है, और जब अमेरिका को बेचते हैं तो वो कई तो टैरिफ फ्री बेचते हैं और कहीं टैरिफ बहुत कम होता है, उसकी वजह से उनका माल यहाँ सस्ता आता है। तो इस सारी तजारत में अमेरिका का नुकसान होता है, बैलेंस जो होता है वो दूसरे मुल्कों के फेवर में जाता है, यूरोपियन भी, एशियंस भी। तो वो कहते हैं इसको हमने दुरुस्त करना है और उसके पीछे एक मंसूबा है। वो ये मतलब टैरिफ लगाने के बाद वही ये चाहते हैं कि मसलन कारों के पुर्जे हैं या दूसरी चीजें हैं जो चाइना में बनती हैं, मैक्सिको में बनती हैं, वो अमेरिका आके सस्ती पड़ती हैं, वो इस्तेमाल होती हैं। ज़ाहिर है अगर अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को ये कहेंगे कि नहीं अमेरिका में बनाओ तो वो नहीं बनाएगा, इसलिए कि वो अगर बेचेगा तो वो महंगी पड़ेंगी। लेकिन अगर टैरिफ लगा देंगे तो उनकी कीमत बढ़ जाएगी, तो वो मजबूर होगा अमेरिका में लगाएगा और अमेरिका में लगाएगा तो अमेरिका में जॉब्स क्रिएट होंगी। तो इनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। अगर इसको वो इस हद तक चला सके, सब्र से काम ले सके अमेरिकी अवाम, तो वो कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन ये तवक्को करना अवाम से कि अगर अचानक कारों की कीमत में 20,000, 15,000, 20,000, 25,000 इजाफा हो जाए तो वो फिर वो इतने एक्स्ट्रा रकम देके पैसे खरीदें ऐसे दौर में जब उन्होंने इतने लोगों को जॉब से फारिग कर दिया है। अच्छा, और फिर वो अगर वो नहीं खरीदेंगे तो कारों की भी बिक्री कम होगी, तो फिर मजीद अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। इसी तरह दूसरी चीजों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन फूड आइटम जो है उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। तो अब अगर वो ये समझते हैं कि वो अमेरिकी अवाम साल 2 साल सब्र कर लेंगे तो बिल्कुल उनकी फतह हो जाएगी, लेकिन मुश्किल है, इतना तवील जो है ना खबर नहीं होता आवाम से। और ये इसमें जो आपने ये चीज मेंशन की कि जॉब्स क्रिएट करना और मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देना, ये जरूर इनका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है, जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि तिजारती खसारा कम करने के साथ साथ उनका ये भी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसकी वजह सिर्फ टैरिफ्स नहीं है? ये जो जॉब्स हैं ये बहुत लेबर इंटेंसिव जॉब्स हैं और वो अमरीकी अवाम को जो है वो सूट नहीं करती। तो अगर ये हो भी जाए तो इस किस्म की नहीं ये बात नहीं है। देखिए अमरीकी अवाम भी काम करेंगे अगर उनको पैसे मिले। मसला ये होता है कि जो बनवाने वाला होता है ना, अब अगर कारों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पुर्जों की, अगर कारों की पुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग में जो काम करेगा वो आ जाता है स्किल्ड लेबर में, वो कम से कम चार्ज करेगा आपके $30-40 पर घंटा, और चाइना में या मैक्सिको में वो $5 पर घंटे पे काम करता है। तो वो पुर्जे की कीमत कहाँ पहुंचेगी? तो वो इस चीज को, इस बैलेंस को सही करना चाह रहे हैं
कि वो इतना महंगा कर देंगे फिर उनके जो मैन्युफैक्चरर्स उनको अमेरिका में बनवाना ही वो रहे सूट करें। लेकिन ये कि जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो उनको वोट तो दे सकते हैं लेकिन वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनके पॉकेट्स बहुत डीप होते हैं, वो 1.5 साल सब्र कर सकते हैं। अवाम इतने ऐसे सब्र नहीं कर सकती, इसलिए मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप जो है ना काफी मुश्किल में पड़ गए हैं। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका अनवर साहब, आपने ज्वाइन किया। अभी आप कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं वहाँ पे, ग्रॉसरी आइटम, स्पेशली हम एग्स का, अंडों का सुन रहे थे, वो उस पर अच्छा खासी कीमतें बढ़ी हैं, बाकी भी शायद आप बता रहे हैं कि कीमतें बढ़ी। लेकिन ट्रंप साहब का भी ये थोड़ी देर पहले उनका ट्वीट्स आया, उस ट्वीट्स आए तो वो तो कह रहे हैं महंगाई कम हुई है, हमने कम कर दिया महंगाई, और उन्होंने कहा हमने तो पूरी दुनिया को अपने उसमें लेकर आए, घुटनों पर लेकर आए हैं, और हमारे जो लूट रहे थे, अब्यूज़ कर रहे थे, हमने तमाम को ठीक कर दिया, फिक्स कर दिया है, और जो अमेरिका इज़ बिकमिंग अगेन ग्रेट अगेन। आप कह रहे हैं कीमतें बढ़ गई हैं, वो कह रहे हैं कीमतें कम हो गई हैं। सर, टू होम वी बिलीव? उनका वो तो अपने इरादे की बात कर रहे हैं, उनका प्लान यही है ना कि वो इस तरीके से लॉन्ग टर्म में उनका कहना है कि अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा, और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इतनी इस हद तक आवाम से सब्र होगा यानी असल मसला ये है। ये बात, इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि अगर मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में वापस आएगी, अगर जॉब्स अमेरिका में वापस आएंगी, अगर ट्रेड बैलेंस ठीक होगा तो अमेरिका को बिल्कुल फायदा होगा लॉन्ग टर्म में, और बहुत फायदा होगा। लेकिन सर एक बात बताएं, जब आप कहते हैं कि फायदा होगा, वो साफ जरा वो उसमें अमेरिकन भी कह रहे हैं, ट्रंप साहब भी कह रहे हैं, यकीनी तौर पर उनकी कैलकुलेशंस होंगी, हमसे बेहतर जानते हैं तमाम चीज़ें, लेकिन एक कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए भी तो कोई टाइम चाहिए ना, कि नहीं चाहिए, ये तो नहीं हो सकता कि ओवरनाइट तो नहीं होगी चीजें, ये कि अब रातों रात तो नहीं वहां पे लग जाएंगे, मतलब कारखाने, यूनिट्स, दुनिया भर से वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी कि जी अमेरिका चलते हैं। यही तो बात है सारी, यही तो बात है सारी जो सदर ट्रंप की प्लानिंग में। देखिए, सदर ट्रंप अच्छे सियासतदान है, उन्होंने हमेशा सियासी से फायदा उठाया है और सबकी प्रिडिक्शन के खिलाफ बरखिलाफ दोनों इलेक्शन जीते, मगर अच्छे ताजिर नहीं रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो खुद ही अपना जो बिजनेस किया, कई दफा बैंकरप्सी का शिकार हुए, बैंकरप्सी डिक्लेयर करके अपनी तजारत को बचाया, इस तरह किया, तो तजारती डील वो बहुत अच्छी नहीं कर पाए हैं माजी में भी। तो माशी तौर पे अमेरिका को किस हद तक चला सकेंगे, बात ऑब्वियस नहीं, क्योंकि बात सही है बिल्कुल, जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि इन कामों में बड़ा वक्त लगता है। आप अगर यहाँ लाएंगे, प्लान लगाएंगे, लोग आएंगे, पुर्जे बनेंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे, इस दौरान जो 2 साल चाहिए होंगे, 3 साल चाहिए, 2 साल वो 2 साल अवाम क्या बर्दाश्त करेंगे कि $15,000 $20,000 एक कार पे ज्यादा दें? क्या उससे जब कारों की फरोख्त कम होगी उससे मजीद जो मसाइल खड़े होंगे, क्या उससे एक पूरा सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, सेल कम होगी, पेट्रोल की कीमतों पे फर्क पड़ेगा, लोगों की ट्रांसपोर्ट का मसला बढ़ेगा, उससे जो ग्रोसरी आइटम्स आती जाती हैं उनकी कीमतों में मजीद इजाफा होगा, सब चीजें एक दूसरे से लिंक है। तो क्या ये अवाम इस हद तक सब्र कर सकेंगे? सदर ट्रंप का ख्याल था कि उनकी इतनी मकबूलियत है कि सब्र कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखें उनके अनपॉपुलरिटी का अंदाजा लगाएं, तब इलॉन मस्क जो उनका बड़ा अहम रोल है सारे काम में, वो उनका देखिए क्या वो विस्कॉन्सिन में एक जज को सपोर्ट कर रहे थे, वो उनके जज के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो 2 पॉइंट से हार रहे थे, लेकिन इनके सपोर्ट की वजह से वो 10 पॉइंट से हार गए, और यहाँ तक कि आखिर में तो उन्होंने कह दिया कि नहीं मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग है और मैं अलग हूँ, मगर उसके बावजूद हार गए। तो अब तो ये हो गया है कि खुद इलॉन मस्क इतने अनपॉपुलर हो गए कि जिस किसी को सियासी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे वो हार जाएगा। तो कल को अगर सदर ट्रंप का भी यही हाल होता है और 2 साल अगले साल से कैंपेन शुरू रहेगी 2026 में इसकी मिड टर्म इलेक्शन की, और मिड टर्म इलेक्शन में इनके हाथ से कांग्रेस निकल गया, और अगर यही अनपॉपुलरिटी रही और बुरी तरह निकल गई कांग्रेस हाथ से, तो फिर ये क्या कर सकेंगे? फिर तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, सारा कुछ इनका जाया हो जाएगा और ये एक बहुत नाकाम सदर के तौर पे जाने जाएंगे। तो इनको अभी बहुत कुछ करना, बहुत जल्द करना, और बीच से ऐसा रास्ता निकालना है कि जिसमें वो अपनी रिफॉर्म्स भी ला सकें और अवाम को भी नाराज ना करें, और ये बड़ा मुश्किल काम नजर आ रहा है। बड़ा अहम आपने इस पे कमेंट किया सर। वैसे कॉमन सेंस कहती है, मैं कहूँगा, मैं कोई इस पे कोई अमेरिका पे एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मुझे शायद उस तरह चीज़ों की समझ में नहीं ले, मैं जो हम छोटा मोटा पढ़ते रहते हैं।
अक्ल तो ये कहती है कि जनाब पहले आप अपने यहाँ इंडस्ट्री लगवाते हैं, इंसेंटिव देते हैं, जो पाकिस्तान में बहुत सारे हम देखते हैं, दुनिया भर के ममालिक जो हैं उनको ये कंपनीज़ को इन्वाइट करने के लिए टैक्स उसमें इंसेंटिव देते हैं बहुत सारे, और यहाँ पे आप रिफॉर्म्स करते हैं और इन्वेस्टर को बुलाया जाता है कि ये 5 साल के लिए टैक्स हॉलीडे देंगे, 10 साल के लिए देंगे, आप यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाएं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो पहले तो उन्हें चाहिए था कि दुनिया भर से इस तरह के वो चीज़ें लाते, अमेरिका में लगवाते, और ताकि पहले जिस दिन पहले दिन से वो ड्यूटी लगाएं तो लोगों को इम्पैक्ट ना जाए। ये अगर उन्होंने अचानक जो लगाई हैं, अगर 30% ड्यूटी लग भी गई है और अमेरिकन ने लेनी है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में चीज़ तो बाहर से ही आ रही है ना, आपने शॉर्टेज तो नहीं करनी, तो बेसिकली पैसा जो ड्यूटी का है वो जो ये बाहर से चीज़ आ रही है तो वो तो अमेरिकन की जेब से जाएगी। 10 रुपए, मतलब अगर $10 की चीज़ या 15 की आए तो $5 तो अमेरिकन देगा, क्योंकि उसने कहना है जी मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है ड्यूटीज की वजह से। तो बेसिकली तो अमेरिकन की जेब से निकाल के वो अमेरिकन खजाना भरेंगे, अगर नहीं करते तो शॉर्टेज होती है मार्केट में वहाँ पे। सो पैसा तो वो दे रहा है, अमेरिकन देगा इनको, ये जो बाहर से भेज रही है नहीं, या तो इसमें मसला ये है कि यानी आपकी जो बात है बिल्कुल साउंड है, इससे मेरा ख्याल है सदर ट्रंप को भी इख्तलाफ नहीं होगा। असल में ये सारी बात हो रही है उनके स्टाइल का, उनके काम करने का स्टाइल प्राइवेट बिजनेस में भी रहा है, और पहली टर्म में भी आपने देखा कि वो अचानक फैसले अनाउंस करके थत्तरी डाल लेते हैं पूरी मार्केट में, और वो उसका जरूरी नहीं होता कि वो फैसले फाइनल हो और उसके नेगोशिएशन ना हो, उसके बाद वो नेगोशिएट करते हैं और फिर अपनी मर्जी की डील करते हैं। तो इस दफा भी वही तवक्को कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाब होंगे या नहीं यह भी कहना मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि उनको इस बात की तवक्को नहीं थी कि दुनिया इस तरह रिएक्ट करेगी। उनका ख्याल था कि वो एक थत्तरी मच जाएगी, लोग डर जाएंगे, उसके बाद कहेंगे चलो भाई ये 58% तो बहुत ज्यादा है, मुझे भी पता है, और डील करते हैं। तो वो जो उनको तवक्को थी वो नहीं हो रही है बात। उनको भी पता था कि इस तरह नहीं होगा कि अचानक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लग जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा और सारा काम होने लगेगा। वो अपने स्टाइल के मुताबिक चल रहे थे कि पहले खौफ डाल दो और उसके बाद फिर बातचीत करो। मतलब जिस तरह उन्होंने वहाँ पे अमेरिकन अवाम को मैनेज किया या उनको मतलब है उनको बताया, सिखाया, मैनूवर किया, वट एवर इट डिड, तो उनका क्या ख्याल था कि 34 से 35 करोड़ लोगों को जैसे मैंने वो किया है, अपनी तकरीरों से, अपनी डील से, अपने स्टाइल से मुतासर किया है, मैनेज कर लिया है, तो ऐसे पूरी दुनिया के 8 अरब आबादी भी ऐसे हो जाएगी और वो कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप साहब ने कह दिया, सो खान ने कह दिया, वही वाली बात तो कह दिया। तो ट्रंप खान साहब ने भी यही कुछ ये समझ के इतने बड़े स्टेप्स ले लिए कि पूरी दुनिया को अपने खिलाफ ये तो नहीं समझते थे, लेकिन वो समझते थे कि इन फैसलों से उनके लिए मसलन चाइना से या मेक्सिको से या कनाडा से नेगोशिएशन करने का ज्यादा स्पेस क्रिएट होगी, बोर्ड रूम क्रिएट होगा, और उसके बाद वो अपनी मर्जी की डील नेगोशिएट करेंगे। कोई पता था ये डील फाइनल नहीं है ये डील, लेकिन वो लग रहा है कि वो स्पेस क्रिएट नहीं हो रही है। देखिए अब दोनों में अब ये कौन पहले चिकन आउट होता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि ये तो नेगोशिएट तो करनी ही पड़ेगी। अब अनवर भाई मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सिर्फ ये पहले तो हम ये सुन रहे थे ना मोस्टली कि शायद चाइना के साथ एक ट्रेड वार जो है वो बड़ी एक उनकी चल रही है 47-48 से ऑनवर्ड, जब से चाइना अमेरिका का इशू चल रहा है हम देख रहे हैं। इसमें सिर्फ चाइना तो नहीं आया, अब तो इंडिया भी आया है, बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है इनका, ये अमेरिकन का, यूरोपियंस आए हैं वहाँ पे। चले पाकिस्तान का भी कोई इतना छोटा साइज नहीं है, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, 8-10 अरब डॉलर की हमारी भी वहाँ पे जाती है, हम पे भी इस तरह की ड्यूटी लगना हमारी, मेरा ख्याल है इसके टेक्सटाइल के लिए बाकी के लिए वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। हमारी तकरीबन 7 अरब की है, उसमें से 5 अरब हम बेचते हैं, 2-2.5 अरब खरीदते हैं। अच्छा, उनका अमेरिकन के पास अगर आई होप के कुछ चीज़ आपकी आंख से गुजरी होगी, अमेरिका क्या दुनिया को बेचता है, भेजता है, या मेरा ख्याल है, माई अंडरस्टैंडिंग मे बी रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी, इसलिए भी उन्होंने ज़्यादा ड्यूटीज लगाई हैं कि अमेरिकन को दुनिया भर में शायद उस तरह की चीज़ें जितना चाइना भेजता है, इंडिया भेजता है, यूरोपियन वो भी आती हैं, तो शायद अमेरिकन उन मुल्कों में इतनी चीज़ें नहीं भेज रहे, लिहाजा उन्होंने समझा अगर हम लगा भी देते हैं और ये हमारे ऊपर लगाएंगे तो शायद हमें इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। नहीं, अमेरिका हाई एंड चीजें बेचता है और आपके आईटी इंडस्ट्रीज की बहुत चीजें प्रोवाइड करता है, अमेरिका इंजीनियरिंग की बहुत चीजें प्रोवाइड करता है, अमेरिका और बहुत सारी चीजें ऐसी बातें, अमेरिका तो खैर इवन फूड तक बेचता है। आपके यहाँ हर बंदा कोक पीता है, आपके यहाँ हर बंदा पेप्सी पीता है, सारी दुनिया में लोग मैकडोनल्ड खाते हैं सबसे ज्यादा। तो नहीं, हमारी तो लोकल बनती है भाईजान, हमारी अमेरिका से नहीं आती, यहाँ पे पाकिस्तान में लोकल कोक भी है, मतलब पेप्सी वगैरह सारी कहीं से भी आती है, उसका पैसा आप अमेरिका को देते हैं। अगर अमेरिकन आप ब्रांड यूज कर रहे हैं, उसका पैसा अमेरिका को जाता है, उनको राइट्स का पैसा जाता है।
जी बिल्कुल जाता है। अच्छा, इंडिया के साथ जो इतनी बड़ी, इंडिया और यूरोप, इनको आप मतलब चाइना जैसे मैंने कहा कि वो तो चलो एक्सपेक्टेड था, यूरोपियंस और इंडियन का क्या इस पे रिएक्शन है? मतलब दोनों बड़े मतलब मुल्क हैं, परेशान है, बहुत इंडियन भी परेशान है। आप उनके देखिए मीडिया में मुसलसल इसी पे फोकस हो रहा है, मुसलसल बात हो रही है कि इंडिया का तो काफी नुकसान हो सकता है। इंडियन भी परेशान है, यूरोपियन भी परेशान है, सारे परेशान है, सारे हिल गए हैं। अच्छा, वहाँ का मीडिया जो है वो उसका क्या रिस्पांस है? वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं? मीडिया तो ये खैर सदर ट्रम्प पहले ही कहते हैं ना कि मीडिया तो मेरा दुश्मन है, मीडिया को तो पसंद ही नहीं करते और मीडिया उनको सपोर्ट कर भी नहीं रहा है, उनके सारे इक़दाम पे तनकीद कर रहा है, मगर मीडिया की वो परवाह नहीं करते। उन्होंने मीडिया के बगैर ही अपने इलेक्शन जीते हैं और अपनी जो PR वॉर जीती है और वो सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, ये इलान मस्क इतने करीब थे, यकदम उनके बारे में खबरें आना शुरू हो गई कि जनाब के उन्हें बस 2-3 महीने रह गए उनके, व्हाट वेंट रॉन्ग? ट्रम्प साहब और उनके दरमियान क्या हुआ? उन्होंने खुद भी बयान दे दिया ना, उन्होंने खुद भी बयान दे दिया कि मैं जल्दी छोड़ दूंगा। वो इसलिए कि वो उनके इक़दाम जो है बहुत अनपॉपुलर हो गए। नहीं, उन्हें कहा असल जी 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 ये असल मसला ये होता है कि हुकूमत एक इख्तियारती कंपनी नहीं है। हुकूमत बहुत सारे काम करती है। आप अपने पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर देख लें कि आप कराची और लाहौर और कराची से इस्लामाबाद जहाज चलाएंगे तो उससे तो मुनाफा हो जाएगा, लेकिन आप जितनी सस्ती कीमत पे इस्लामाबाद से गिलगित चलाते हैं क्योंकि आपने उस इलाके को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी है, सिर्फ सड़क आपकी अक्सर बंद हो जाती है तो वो आप लॉस पे भी चलाते हैं। तो हुकूमत को बहुत सारे काम लॉस पे भी करने पड़ते हैं। तो अगर आप बिल्कुल प्योर कंपनी की तरह चलाएंगे कि सारी चीजें सिर्फ मुनाफे पे चलें तो वो नहीं चलेंगी उसमें। फिर अच्छा सर जी, लास्टली अनवर भाई, यहाँ पे बड़ी खबरें हैं बहुत सारी, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आ रही कि कोई अमेरिकन का एक डेलीगेशन आया है और उनके कुछ टॉप लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान में, और प्लस शायद इमरान खान साहब से भी जाके वो मिले हैं। अच्छा, इसको PTI के जो लोग हैं वो कंफर्म नहीं कर रहे, वो कहते हैं नॉट टू आवर नॉलेज। आप बैठे हैं वाशिंगटन में, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कनेक्टेड, आपके पास कोई खबरें हैं कुछ इस तरह की? अब इससे बात करें, इस मौजू पे बात करें, आपको खबरें दे देता हूँ। जी जी, आप भी क्या याद करेंगे सर? पहली बात तो यह है कि डेलीगेशन गया है। अच्छा, डेलीगेशन में एक थे डॉक्टर बिलाल हैं, ठीक है, और डॉक्टर सायरा हैं और डॉक्टर मुनीर हैं, ठीक है, और एक साहब है बिजनेसमैन है जिनकी बहुत सारी कई 100 KFCs हैं, तनवीर अहमद साहब। उन्होंने इनिशिएट किया था। तनवीर अहमद साहब वही हैं जिन्होंने $10 मिलियन दिए थे, आर्मी चीफ जब आए थे वॉशिंगटन उनको नस्ट के लिए। तो वो उन्होंने इसको इनिशिएट किया। उन्होंने बात की, वो हैं वहाँ के क्या से कहते हैं, टेक्सास में हैं, PTI के जो हैं ऑफिशियल हैं, आतिफ साहब से उन्होंने बात की। आतिफ साहब को राजी किया। आतिफ साहब ने फिर ये जो एक ग्रुप है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, जो इनको वो करता है, यानी जिसने एक की रोल अदा किया है, जो कुछ कांग्रेस में जो जितनी मूव्स होती हैं और उसमें अभी भी एक नई मूव हो रही है आर्मी चीफ के खिलाफ सैंक्शन लाने की, उसमें उनका की रोल था। उसमें से उन्होंने 3 बंदों को इनकरेज किया, इनको जो जिनके 3 नाम दिए मैंने, सारा को और उस्मान को, डॉक्टर उस्मान मलिक को और मुनीर अहमद को, और ये गए वहां जाकर उन्होंने ISI की चीफ से मुलाकात की। इमरान खान से नहीं मिले, ये खबर गलत है। ISI की चीफ से मुलाकात की और वहां एक पॉइंट पे गुफ्तगू हुई। पॉइंट ये था कि इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दाम किए जाएं, ऐसे इक़दाम उठाए जाएं जिससे ये लगे कि हाँ फौज इमरान खान को रहा करने को तैयार है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, KP की जो सूरत हाल है, इसमें ज़रूरी है कि मुल्क की सारी सियासी क़ुव्वतें एक तरफ इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत करें कि बलूचिस्तान से कैसे डील किया जाए। तो उस पर इस वक्त ने उनसे जो हमारे साथी हैं अहमद दुरानी, जिनके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है, उस पर भी बात करने की कोशिश की तो ISI की चीफ ने मना कर दिया कि नहीं, इस पर हम बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ इमरान खान पे बात करें। तो वक्त का ख्याल है कि वो एक पॉजिटिव एश्योरेंस लेके वापस आ गए हैं यहाँ
और अब उस अश्योरेंस की नतीजे में इक़दाम किए जाएंगे इमरान खान की रिहाई के लिए। अब वो इक़दाम हो या ना हो, उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा है वो ये पड़ा है कि जो ग्रुप सबसे ज्यादा इफेक्टिव था कांग्रेस के अंदर, उसमें फूट पड़ गई है। एक है डॉक्टर महालका समदानी। महालका समदानी एक जस्टिस समदानी थे लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने भुट्टो साहब की जमानत मंजूर की थी और भुट्टो साहब को फांसी देने की सजा के खिलाफ फैसला दिया था, जिनको रातों रात जवाहरलाल उनका सामान उठवा के सड़क पर रखवा दिया था। वो उनकी साहिबजादी हैं और वो अनवर भाई, अगर आप एक ब्रेक लेनी है, मेरा ख्याल है यू हैव मेनी लॉट ऑफ स्टोरीज टू शेयर विद अस, यू हैव मेनी इनसाइड स्टोरीज। जी, अगर आप हमारे मतलब माइंड बॉगलिंग डिटेल सर, अगर आप थोड़ी देर हमारे साथ रहे तो ब्रेक के बाद मेरा ख्याल आपने ब्रेक लेनी है, तो आपसे मजीद सवाल आएगा। यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर सर। बहुत शुक्रिया। जी जी, एक मिनट रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू अनवर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। हम ब्रेक के बाद फिर आपसे वापस जो है वो कुछ मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। अनवर साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो कुछ डिटेल्स दे रहे थे, जो एक वक्त यहाँ पर आया था और एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो उन्होंने की थी, जिसमें कुछ डॉक्टर्स और शायद बिजनेसमैन भी शामिल थे। आपने कहा उसके बाद, आप कंटिन्यू करें प्लीज। आपने कहा कि उसके बाद जो है वो कुछ वहां पे भी फूट पड़ गई, अमेरिका में जो पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं लोग। जी, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये हुआ कि एक तो वो ग्रुप हो गया जिनका मैंने बताया कि 3 जो डॉक्टर थे वो जाके उन्होंने मुलाकातें की, और उसके बाद आईएसआई की चीफ सरबराह से मुलाकात की, इमरान खान से मुलाकात की उनकी। अच्छा, उसके बाद वो जब यहाँ उसका इम्पैक्ट हुआ कि यहाँ एक है डॉक्टर महालका समदानी, जिनके वालिद थे जस्टिस समदानी लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने भुट्टो साहब की जमानत भी ली थी पहले मुकदमे में, और उसके बाद उनके फांसी के खिलाफ भी फैसला किया था। तो वो उनकी बड़ी इज्जत है थी डॉक्टर समदानी की सियासी हलकों में, उनकी साहबजादी हैं। अब वो इस ग्रुप के खिलाफ हो गई हैं और वो मुसलसल उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने ये कहा है, सबसे पहला एतराज उन्होंने किया कि इनके पास इनको मैंडेट किससे दिया था जाके वो इमरान खान के बिहाफ पे बात करें। तो उसका जवाब ये जो ग्रुप जो गया था वो ये कहता है कि हम तो पीटीआई का न कभी हिस्सा थे न अब हैं, हमारा तो अपना ग्रुप है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, और उसमें हम 4-5 आदमी हैं और हमारे सपोर्टर्स हैं डॉक्टर्स, और एक और उनका ग्रुप है वो कहते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस एसोसिएशन, पापा अपना से अलग है ये। तो हम तो अपने बिहाफ पे कर रहे थे और हमने अपने बिहाफ पे गए, हमने तो कभी दावा ही नहीं किया कि हमने पीटीआई के बिहाफ पे गए हैं, और हमने इसलिए बात की कि हम बकौल उनके कि हमें ये लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब को शहीद करवाने को तैयार हैं, उसमें जो ब्लॉगर्स हैं या दूसरे लोग हैं, क्योंकि उनको उससे फायदा होता है, उनके ब्लॉग देखे जाते हैं, हम कहते कि खान साहब डट गए, खान साहब छा गए, और ये नहीं कहते कि खान साहब भी जरा हमारे भी जाएंगे। हम वो हैं जो हम इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम नहीं चाहते कि उनको शहीद कर दिया जाए, बाद में उनका मजार बना के उन पर कवाली की जाए। और इन लोगों का दावा है कि हम तो ये समझते हैं कि खान साहब की फैमिली भी ये चाहती है कि उनकी रिहाई हो, उनका मजार बनाना नहीं चाहते, कवाली नहीं कराना चाहते, और ये जो ग्रुप है वो कवाली करवाना चाहता है। तो उस पे जो ये ग्रुप है वो ये जवाब देता है कि नहीं, आपकी क्या हैसियत थी, आपका ग्रुप पहले भी मौजूद था, कोई आपको ना जानता था, ना कोई आपके नाम जानता था, ना कोई आपकी बात सुनता था, आपकी जो हैसियत बनी है वो इमरान खान के सपोर्टर के तौर पे बनी है। तो आप जब इमरान खान के सपोर्टर के तौर पे जाते हैं तो आप कोई मैंडेट लिए बगैर, किसी से पूछे बगैर नहीं जा सकते। अब ये तो झगड़ा चलता रहेगा, इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ वो क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। असल इम्पैक्ट ये था जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है उसका मकसद क्या था, उसका मकसद ये था कि जो एक मूव है कांग्रेस में आर्मी चीफ पे सैंक्शन लगाने की, वो मूव जो है वो खटाई में पड़ जाए, डिले हो जाए, नाकाम हो जाए। अच्छा, अब उसमें क्योंकि वो बहुत खतरनाक मूव है, वो रेजोल्यूशन नहीं है, वो एक्ट है, अगर वो एक दफा पास हो गया तो वो नाफिज भी हो जाएगा, नाफिज करना पड़ेगा, इंतजामिया मजबूर होगी इसको नाफिज करने पे, तो इसलिए वो नहीं चाहती हमारी एस्टेब्लिशमेंट को वो मंजूर हो। अब उसको जो पुश करने वाले लोग हैं वो यही लोग हैं जो ये पीटीआई नहीं पुश कर पाती, पीटीआई की इतनी नहीं है सपोर्ट, ये पाकिस्तानी डॉक्टर्स उसको पुश करते हैं, उनके सपोर्ट की वजह से देता है। अब
अपना के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो कहने लगे कि हमारी हमदर्दियां 100% इमरान खान के साथ हैं, लेकिन अपना एज ए तंजीम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबली पीछे हट जाए, पाकिस्तान अमेरिकन फिजिक्स एसोसिएशन एक और है DHR तंजीम है जो डॉक्टर मुनीर साहब की, वो अगर ये पीछे हट जाए तो वो जो पीछे इंजन है वो एक्ट को पुश करने वाला, वो इंजन पीछे हट गया, वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा और ये मुमकिन है कि वो फिर एक्ट मंजूर ना हो सके। तो दोनों सूरतों में फौज के लिए एक विन विन सिचुएशन है और ये लोग डिवाइड हो गए हैं। अनवर भाई, 2-3 चीज़ें आपने बड़ी डिटेल से सारी चीज़ें बता दी। आप साहब ज़ाहिर वहाँ वाशिंगटन बैठे हुए हैं, सबको जानते हैं, सबसे आपकी बातचीत होती है। फॉर मैनी ईयर्स यू आर रिपोर्टिंग फॉर द डॉन। आपके किसी ये जो मेंबर्स आए थे, मतलब हम ये नहीं चाहते आप उनका नाम बताएं, ऑफ कोर्स कि यू हैव टू कीप द सोर्सेज सीक्रेट, आपके किसी कोई मेंबर से बातचीत हुई है कि जो पाकिस्तान आए थे और DGISI से जिनकी मुलाकातें हुई थी? देखिए, मैं इस तरह कहूँगा कि गुफ्तगू पूरी इनकी मैंने जो अपने लोगों से हुई है बैठकर सुनी है पूरी। अच्छा, ठीक है जी, मैं साथ बैठा हुआ था। दूसरी बात है कि जो नाम कोई नहीं लूंगा, जो मूव करने वाले सारे इस मूव को चलाने वाले लोग थे, इन्होंने उनको भेजा, उन लोगों से भी मेरी फर्स्ट हैंड गुफ्तगू हुई है पूरी। तो ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ये पूरी फर्स्ट हैंड है, यानी इधर उधर से सुनी हुई नहीं है। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि यहाँ से जब उनकी मुलाकात हुई है DGISI से, तो वो कोई रिस्पांस अ बिट पॉजिटिव था। मतलब पहले तो हम सुनते भी थे कि लोग मिलते थे, बात करते थे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो खान साहब का नाम जिक्र भी नहीं सुनना चाहते थे। इवन टीवी पे वो, बल्कि एक आदमी ने कहा भाई साहब आप बात करते हैं खान साहब को रिलीफ की, वो तो अगले जो है वो टीवी पे उनका नाम नहीं चलने देते, तस्वीर नहीं चलने देते। ये चीज़ें अभी हमने कोई रिसेंटली सुनी। अब आप कह रहे हैं कि कोई थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस था। डू यू थिंक इट्स ए कैरेट एंड स्टिक टाइप के वहाँ पे कांग्रेस में, या उन्होंने वहाँ पे एक बिल पेश किया है तो उसके बाद दे थॉट कि अब ये बार्गेनिंग पोजीशन हमारी बेहतर है, लिहाजा डेलीगेशन आया और उनको एज मतलब एक्सपेक्टेशन उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला खान साहब पे? देखिए ना, इसमें गिव एंड टेक तो होना है। ये मसला देखिए, इनका यही कहना है, ये जो ग्रोह मिलने गया था उनका यही कहना है कि ये मसला हम खुद कहते हैं कि एक ग्रोह, एक फरीक खान साहब है, एक फरीक फौज है, तो बातचीत के बगैर मसला कैसे हल होगा? हम जाके वहां हमला तो नहीं कर सकते, तो बातचीत से ही मसला हल होगा, इसलिए हम बातचीत करने जा रहे हैं। और उनको तो इस हद तक तवक्को कि वो समझते हैं कि 6 से 8 हफ्ते में कोई ऐसा ऐलान होगा जिससे वाज़ह नजर आएगा कि इमरान खान को कोई कंसेशन मिल रही है। तो सर, इसकी असल में खान साहब की अब तक जो मेरा ख्याल है, मेरी व्यू रीडिंग थी, खान साहब की रिहाई में जो सबसे ज़्यादा रुकावट थी या अभी भी है कि खान साहब की ज़मानत कौन देगा, गारंटी कौन देगा कि जो SOPs, जो कोई मामला तय होंगे। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब की गारंटी जो थी वो बिल क्लिंटन साहब भी थे दरमियान में, सऊदी से सबसे ज़्यादा, और उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवाया था। नवाज शरीफ साहब चुप रहे थे 8-10 साल वहाँ पर, जद्दा लंदन वगैरह जो भी था। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा की और जना मुशर्रफ की जो NRO करवाया था, डील करवाई थी, दुबई खुफिया मुलाकातें, उसमें कंडोलीज़ा राइस साहबा और मार्क रायल ग्रांट वगैरह शामिल थे, ब्रिटेन और UK थे, और उन्होंने फिर उसको कंडोलीज़ा राइस साहब ने लिखा भी था सारे अपनी बुक में। एक खान साहब का सबसे बड़ा मसला है, ना इनका कोई इंटरनेशनल गारंटर है ना लोकल गारंटर है। तो ये जो 4-5 इतने ऑनरेबल लोग आए हैं, ये खान साहब की गारंटी फौज को, ISI को, जनरल साहब को देंगे कि हाँ जो कुछ तय होगा उस पर हम ये खान साहब अमल करेंगे? नहीं, देखिए इसमें जो होगा उसमें इंटरनेशनल गारंटर्स आएंगे और अच्छा। ऐसी बात नहीं है, लोग अब भी विलिंग होंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहते हैं। जिस तरह से इस वक्त आलमी जो सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो कुछ होने वाला है, इसराइल और फ़लस्तीन के झगड़े में, सऊदी अरब और ईरान के हवाले से सऊदी अरब का जो रोल होगा इसराइल और फ़लस्तीन के झगड़े को निपटाने में, इन सारे मामलात में पाकिस्तान का भी किरदार है। तो ऐसी बात नहीं है कि मिडिल ईस्ट से भी आपको गारंटर मिल जाएंगे और वाशिंगटन से भी गारंटर मिल जाएंगे, अगर दोनों फरीक तैयार हों बातचीत से मामला तय करने को। तो मेरा ख्याल है वाशिंगटन भी उसमें एक रोल, पॉजिटिव रोल अदा करने को तैयार होगा, अगर उसको नजर आए कि दोनों सीरियस हैं बातचीत करने में। आप अभी कह रहे हैं कि वी लॉगर्स को भी ब्लेम किया जा रहा था और वो भी समझा जा रहा था कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो PTI ने, कल से हमने देखा है कि PTI ने जो इनके हामी या लाइक माइंडेड वी लॉगर्स यूट्यूबर से
उनके खिलाफ भी इन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया, उनसे डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है। तो क्या ये इस मीटिंग का नतीजा है? जो अमेरिकन डेलीगेशन आया है जो आप बता रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि जनाब ये मसले मसाइल हैं तो आप ज़रा इनसे डिस्टेंस करें, ताकि थोड़ा सा वो CBM कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है ना वो शुरू की जाए। और एज ए फर्स्ट स्टेप के तौर पर कहा गया है कि वील अगर यूट्यूबर जो हैं जितने इनसे डिस्टेंस किया जाए। कल से हम देख रहे हैं कि मुसलसल PTI जो है अपने आप को बड़ी वो तेज़ी से इनसे दूर कर रही है। देखिए, मैं यकीन से तो कोई बात नहीं कह सकता, इसमें मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि PTI के बाद हलकों में ये फीलिंग पाई जाती है कि बाद व्लॉगर जो हैं वो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए खान साहब को शहीद करवाने पर तैयार बैठे हैं। अच्छा सर, ये आपने, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने गुफ्तगू बैठ के सुनी है, डेफिनेटली अच्छी खासी देर, कम से कम घंटा डेढ़ बंदा बैठता है फिर इस तरह की चीज़ें, तो उनका कोई और फर्दर क्या डिटेल्स बताएं? सिर्फ उनकी ये DG ISI से मुलाकात हुई इस डेलीगेशन की, या आर्मी चीफ से मुलाकात हुई हो, कोई मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर से कोई मुलाकात, इस तरह के लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऑन बोर्ड होना है, उस पर फर्दर कोई आपके पास कोई अगर कोई इन्फॉर्मेशन सर? नहीं, प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात नहीं हुई, आर्मी चीफ से भी नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर से भी जो नेगोशिएशन होगी वो फौज करेगी। वो तो अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है ना, अगर तो कल कुछ स्टेप लिया जाता है और इमरान खान को कुछ कंसेशन मिलती हैं, उससे बात आगे बढ़ेगी। अब तो बॉल दोबारा आर्मी के कोर्ट में है, वो अगर डिसीजन लेते हैं, फौज साहब को उनको इमरान साहब को थोड़ा कंसेशन देते हैं तो बात आगे बढ़ेगी। देखिए ना, एक चीज तो है, यहाँ कम से कम वाशिंगटन बैठ के ये तो फील होता है कि जो मुल्क की सूरत हाल है इसमें इस वक्त मुल्क की। अच्छा, लास्टली हालांकि हमारा दिल बड़ा कर रहा था आपसे लंबी बात करते हुए, लॉट टू टेल अस, शेयर विद अस, ये डेलीगेशन के लोग मतलब मुतमिन थे, पॉजिटिव थे कि देयर कुड बी सम ब्रेक थ्रू जब DG ISI से मिलने के बाद? उनकी बॉडी लैंग्वेज, गुफ्तगू क्या थी? जी, लगता तो यही है, लगता तो ये, उनको उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई पॉजिटिव नतीजा निकलेगा। राइट सर, बहुत शुक्रिया ब्रदर, बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। काफ़ी डिटेल में इन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे जो डेलीगेशन आया था उसने किस तरह की मुलाकात की DG ISI से, और क्या ये मीटिंग इनके लिए पॉजिटिव थी या नहीं। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।